हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल तक के वीडियो में पढ़ने रासायनिक नियंत्रण के बारे में पढ़ रहे थे। शाकनाशी रसायन वगैरह पढ़ लिए थे। बुआई करने का उनका प्रयोग करने के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था कि कैसे कैसे उनका प्रयोग करना है। उसके बाद अपन उसके कुछ लाभ पढ़े थे कि रासायनिक नियंत्रण के लाभ क्या हैं, और आज पढ़ेंगे अपन रासायनिक नियंत्रण की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशन होती है कि इनका हम सभी जगह प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे सीमाएं आपको बताऊं कि किसान को तकनीकी ज्ञान का होना बहुत जरूरी होता है। यदि अपन रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं तो तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। मिश्रित फसल वगैरह बोते हैं, उसमें अपन क्या नाम से रसायनों का प्रयोग नहीं कर सकते। कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ सीमाएं होती है, और क्या नाम से जिससे कभी कभार किसान इनका गलत यूज भी ले लेता है। यानी ऐसी स्थिति बढ़ जाती है किसान की इनको गलत इस्तेमाल कर लेता है रसायनों का। इसलिए बहुत सारी लिमिटेशन है इसकी, बहुत सारी सीमाएं। अरे घर में लड़ाई झगड़ो हो जाए, हैं लड़ाई झगड़ो हो, बात बड़ी कौन सीधा का नाम से भाई साहब केमिकल पी लियो और चल बचिया। इसलिए कहने का मतलब यही है कि हर चीज की सीमा होती है, लिमिटेशन होती है। हेडिंग डाल लो बेटा, रासायनिक विधियों की सीमाएं। रासायनिक विधियों की सीमाएं, यानी क्या क्या इनकी लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन लिखो, किसानों को शाकनाशी रसायन के प्रभाव, किसानों को शाकनाशी किसानों को शाकनाशी रसायन का प्रभाव व प्रयोग संबंधी तकनीकी ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। तकनीकी ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। यानी यदि हम रसायनों का उपयोग कर रहे हैं तो कहने का मतलब, तकनीकी ज्ञान का मतलब यही है कि क्या नाम से 1 लीटर में कितनी ml दवा डलेगी, कौन से फसल के लिए कौन से रसायन का कैसे उपयोग करना है, इन सभी के बारे में हमें ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरी लिमिटेशन होगी कि क्या नाम से किसानों द्वारा मिश्रित फसल अपनाने पर मिश्रित फसल अपनाएंगे, यानी मिश्रित फसलें जब अपनाते हैं उसमें रसायनों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग फसल के लिए अलग अलग खरपतवारनाशी रसायनों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मिश्रित फसल अपनाने पर इसमें बाधा आती है, इसमें बाधा आती है। कहने का मतलब मिश्रित फसल में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट होगा कि मृदा फसलों पर होने वाले दुष्प्रभावों के कारण मृदा एवं फसलों पर होने वाले दुष्प्रभावों
के कारण होने वाले दुष्प्रभावों के कारण इसका प्रयोग क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। प्रभाव के कारण शाकनाशी रसायनों का प्रयोग, शाकनाशी रसायनों का प्रयोग कम किया जा रहा है। चौथा पॉइंट होगा चौथी लिमिटेशन होगी इसकी, यानी मृदा और फसलों पर क्या होगा, इनके इतने दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं कि हमारी मृदा क्या हो रही है, अनफर्टाइल हो रही है, और फसलों पे भी क्या होते हैं, इनका विषैला प्रभाव पड़ता है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण शाकनाशी रसायनों के प्रयोग में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि कृषि जोतों का आकार छोटा होने के कारण कृषि जोतों का आकार छोटा होने के कारण कृषि जोतों का आकार छोटा होने के कारण किसान द्वारा गर्मी को, किसानों के द्वारा घर के श्रमिकों से निराई गुड़ाई करवाकर घर के श्रमिकों से निराई गुड़ाई करवाकर घर के श्रमिकों से निराई गुड़ाई करवाकर खरपतवार नियंत्रण कर पाना संभव होता है। खरपतवार नियंत्रण करना लाभदायक होता है। खरपतवार नियंत्रण करना लाभदायक होता है। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, किसान शाकनाशी रसायनों का गलत प्रयोग करता है। किसान शाकनाशी रसायनों का गलत प्रयोग करते हैं। गलत प्रयोग करते हैं। ये हो गई रासायनिक नियंत्रण की कुछ सीमाएं। अब पढ़ेंगे आज हम जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण। खरपतवारों का जैविक नियंत्रण कैसे करें? अब जैविक नियंत्रण होता क्या है? जैविक का मतलब क्या होता है? जीव। अब जीव चाहे परभक्षी हो, चाहे परजीवी हो, चाहे रोगाणु हो, यानी जैविक नियंत्रण परजीवियों, परभक्षियों व रोगाणुओं की वह क्रिया है जो दूसरे जीवों की संख्या को क्या कर देती है? कम कर देती है। वो क्या कहलाता है? जैविक नियंत्रण कहलाता है। नाम से पता चल रहा है, जैविक का मतलब जैव, कोई भी जीव हो, जैविक का मतलब जीव हो, चाहे कोई परजीवी हो, चाहे कोई परजीवी हो, चाहे कोई
क्या कर दिया जाता हो, नष्ट कर दिया जाता हो या उनकी संख्या को कम कर दिया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, जैविक नियंत्रण कहते हैं या बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। लिखो इसमें जैविक नियंत्रण परजीवियों, परभक्षियों व रोगाणुओं की वह क्रिया है। जैविक नियंत्रण परभक्षियों, परजीवियों, परभक्षियों व यानी परजीवी और परभक्षियों व रोगाणुओं की वह क्रिया है, वह रोगाणुओं की वह क्रिया है जिसमें जो दूसरे जीवों की संख्या को कम कर देती है, जो दूसरे जीवों की संख्या को कम कर देती है, जो दूसरे जीवों की संख्या को कम कर देती है, जैविक नियंत्रण कहते हैं, जैविक नियंत्रण कहते हैं, यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल। यानी परजीवी हो, परभक्षी हो और रोगाणु हो, उनकी वह क्रिया होती है जो दूसरे जीवों की संख्या को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जैविक नियंत्रण कहते हैं। जैसे लेंटाना कैमरा के नियंत्रण के लिए, जैसे लेंटाना कैमरा के नियंत्रण के लिए ट्रोसिडोसिमा लेंटाना यानी ट्रोसिडोसिमा लेंटाना का प्रयोग किया गया। ट्रोसिडोसिमा लेंटाना का प्रयोग किया गया। यानी लेंटाना कैमरा क्या है, एक खरपतवार है और इसको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, ट्रोसिडोसिमा लेंटाना का प्रयोग किया गया। दूसरा उदाहरण बताओ, जैसे गाजर घास के नियंत्रण के लिए जाइकोग्रामा बाइकोलोरेटा। जैसे दूसरा उदाहरण लो, गाजर घास के नियंत्रण के लिए, गाजर घास के नियंत्रण के लिए जाइकोग्रामा बाइकोलोरेटा का प्रयोग किया गया। बाइकोलोरेटा का प्रयोग किया गया। लेंटाना कैमरा में ट्रोसिडोसिमा लेंटाना का प्रयोग किया गया और गाजर घास के लिए जाइकोग्रामा बाइकोलोरेटा का प्रयोग किया गया। ये क्या हो गया, बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण। हमारा चौथा चैप्टर समाप्त हो गया है। हमने इस चैप्टर में खरपतवार के बारे में डिटेल पढ़ी है। खरपतवार क्या होता है, खरपतवार की डेफिनेशन पढ़ी, खरपतवार के लाभ हानि पढ़े, फिर खरपतवार का वर्गीकरण पढ़ा, फिर खरपतवार नियंत्रण पढ़ा, नियंत्रण में सस्य नियंत्रण पढ़ा, फिर उसके बाद में अपन ने रासायनिक नियंत्रण पढ़ा, रासायनिक नियंत्रण के बाद में अपन ने जैविक नियंत्रण पढ़ा। इसका प्रयोग करने का समय क्या होता है, कौन कौन से समय इसका रसायनों का प्रयोग किया जाता है, इस सभी के बारे में अपन ने चौथे चैप्टर में पढ़ लिया। आज हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज अपन 5वां अध्याय स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है शुष्क खेती।
पार्ट का क्या नाम है? शुष्क खेती, यानी ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती। शुष्क खेती होती क्या है? यानी शुष्क खेती वो होती है कि क्या नाम से, जहां वर्षा क्या होती है? कम होती है, इसकी तुलना में, वाष्पीकरण की तुलना में। पाठ का नाम लागू बेटा, शुष्क खेती। पांचवा लेसन पढ़ेंगे अपन, शुष्क खेती होती क्या चीज है? लेसन का नाम डाल लो, शुष्क कृषि परिभाषा महत्व एवं भविष्य। शुष्क कृषि होता क्या है? शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र जहां पर वाष्पीकरण की जो मात्रा होती है वो प्राप्त जल की मात्रा से क्या होती है? अधिक होती है। यानी शुष्क क्षेत्र है या कोई अर्धशुष्क क्षेत्र है जहां पे जो प्राप्त जल की मात्रा है वो किसकी तुलना में? वाष्पीकरण की मात्रा की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। तथा वहां पे किसका अभाव होता है? सिंचाई का अभाव होता है। उस स्थिति में जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? शुष्क खेती कहते हैं। चैप्टर का नाम डालो बेटा, अध्याय 5, शुष्क कृषि परिभाषा महत्व एवं सिद्धांत। परिभाषा महत्व एवं सिद्धांत। ड्राई फार्मिंग डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स, यानी उनके सिद्धांत। यानी शुष्क खेती होती क्या है? यानी कोई भी शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र है, यानी कोई भी सूखा क्षेत्र है या कोई अर्धशुष्क क्षेत्र है जहाँ पे प्राप्त जल की मात्रा से वाष्पीकरण की मात्रा क्या होती हो? अधिक होती हो और सिंचाई का अभाव होता हो। उस स्थिति में जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? शुष्क खेती कहते हैं। डेफिनेशन लिख लो बेटा, शुष्क कृषि या शुष्क खेती की। शुष्क खेती लिखो इसके बारे में, शुष्क व अर्धशुष्क वाले क्षेत्र, शुष्क व अर्धशुष्क वाले क्षेत्र यानी कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? या तो बिल्कुल सूखा क्षेत्र हो या बिल्कुल आधा शुष्क क्षेत्र हो, जहां वाष्पीकरण की मात्रा, यानी जहां वाष्पीकरण की मात्रा, जहां वाष्पीकरण की मात्रा प्राप्त जल की मात्रा से अधिक होता है, अधिक होती है प्राप्त जल की मात्रा से अधिक होती है और सिंचाई का अभाव होता है और सिंचाई का अभाव होता है
जो खेती की जाती है, जो खेती की जाती है उसे शुष्क खेती कहते हैं, उसे शुष्क खेती कहते हैं। यानी कोई शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पे वाष्पीकरण की मात्रा प्राप्त जल की मात्रा से क्या होती हो, अधिक होती हो, और सिंचाई का जल का अभाव होता हो, उस स्थिति में जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, शुष्क खेती कहते हैं। एक होता है असिंचित खेती, असिंचित खेती। असिंचित खेती किसे कहते हैं, या तो कोई आर्द्र वाला क्षेत्र हो या अर्ध आर्द्र वाला क्षेत्र हो, जहाँ बिना सिंचाई के जो खेती की जाती है, यानी जो फसल का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, असिंचित खेती कहते हैं। असिंचित का मतलब होता है बिना सिंचाई के जो फसल का उत्पादन लिया जाता हो उसे क्या कहते हैं, असिंचित खेती कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लो, असिंचित खेती। असिंचित खेती देखो इसके बारे में, आर्द्र एवं अर्ध आर्द्र वाले क्षेत्रों में, अर्ध आर्द्र वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई के, बिना सिंचाई के, यानी आर्द्र एवं अर्ध आर्द्र क्षेत्र में बिना सिंचाई के फसल उत्पादन किया जाता है, फसल उत्पादन किया जाता है, उसे असिंचित खेती कहते हैं, उसे असिंचित खेती कहते हैं। यानी इसको बहुत ज़्यादा आर्द्र वाला क्षेत्र हो और अर्ध आर्द्र वाला क्षेत्र हो, वहाँ बिना सिंचाई के जो फसल का उत्पादन किया जाता है, जो फसल उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, असिंचित खेती कहते हैं। दोनों डेफिनेशन आगे समझ। अब ये पढ़ेंगे कि हमारे राजस्थान में किन परिस्थितियों के कारण शुष्क खेती को अपनाया जा रहा है, यानी राजस्थान में जो शुष्क खेती की जा रही है वो किन कारणों से की जा रही है, 3 कारणों से की जा रही है। एक तो मृदा संबंधी कारण, दूसरा जलवायु संबंधी कारण और तीसरा फसल संबंधी कारण। 3 कारणों के कारण हमारे राजस्थान में ड्राई फार्मिंग को या शुष्क खेती को क्या किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है। अब जलवायु संबंधी कारण क्या है, यानी जलवायु संबंधी कारण क्या होता है कि हमारा जो 90% भाग है, यानी राजस्थान का जो 90% हमारे राज्य की कुल वार्षिक वर्षा है उसका 90% भाग जून से मध्य सितंबर तक होता है। कब होता है, मध्य सितंबर होता है। और जो मानसून काल होता है वो 40 से 80 दिन का होता है। तो मई जून के माहों में क्या होता है कि टेम्परेचर कितना जाता है, 35 से 48 डिग्री पहुंच जाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि किसकी कमी आ जाती है, नमी की कमी आ जाती है, जिसके कारण किसको अपनाया जा रहा है, शुष्क खेती को अपनाया जा रहा है। ये तो हो गया जलवायु कारण। आगे समझ, यानी जो हमारा मानसून काल है वो 40 से 80 दिन का है, और मानसून काल कब से कब होता है, जून से सितंबर माह तक का, और 90% बारिश इसी के अंदर होती है। लेकिन मई जून माह क्या होते हैं, तेज धूप पड़ती है, तेज धूप का कारण क्या होता है, नमी कम हो जाती है, और उस स्थिति में हमने कौन सी खेती अपनानी पड़ती है, शुष्क खेती अपनानी पड़ती है। यानी ये जलवायु का पहला कारण है जिसके कारण हमें शुष्क खेती को अपनाया जा रहा है। दूसरा है मृदा संबंधी। मृदा संबंधी हमारे राजस्थान में ज्यादातर कौन सी मृदा है, रेतीली मृदा है या नहीं है, जिसके कारण हमें किसको अपनाना पड़ रहा है, शुष्क खेती को अपनाना पड़ रहा है। क्योंकि तो रेतीली मृदा होती है बलुई
कारण किसको अपनाया जा रहा है? शुष्क खेती को अपनाया जा रहा है। तीसरा कारण पड़ा फसल प्रबंधन संबंधी कारण, यानी फसल प्रबंधन का ये होता है कि हमारे जो किसान होते हैं वो जानकारी के अभाव में ऐसी फसलों का चुनाव कर लेते हैं जो क्या नाम से लंबे समय में पककर तैयार होती हो, उनको अधिक पानी की आवश्यकता होती हो, जिसके कारण ऐसी फसलों का बुआई कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें किसको अपनाना पड़ता है? शुष्क खेती को अपनाना पड़ता है। उनको ज्ञान नहीं रहता है कि कौन सी फसल कितने पानी में तैयार हो जाती है, कितने पानी में नहीं होती। इन 3 कारणों के कारण हमारे राजस्थान में शुष्क खेती को अपनाया जा रहा है। हेडिंग डालेंगे, राजस्थान में किन परिस्थितियों के कारण शुष्क खेती को अपनाया जा रहा है। हेडिंग डालो बेटा, राजस्थान में किन परिस्थितियों के कारण राजस्थान में किन परिस्थितियों के कारण शुष्क खेती को अपनाया जा रहा है। शुष्क खेती को अपनाया जा रहा है। पहले बता दिए 3 कारणों के कारण हमारे राजस्थान में शुष्क खेती को अपनाया जा रहा है। पहला कारण तो जलवायु कारण बता दिया, दूसरा मृदा का कारण बता दिया और तीसरा फसल प्रबंधन का कारण बता दिया। पहला कारण पड़ेगा अपन जलवायु संबंधी कारण। पहला कारण कौन सा पढ़ेंगे? जलवायु संबंधी कारण। ये पहला कारण कौन सा है? जलवायु संबंधी कारण। लेकिन हमारे राज्य में कुल वार्षिक वर्षा का, हमारे राज्य में कुल वार्षिक वर्षा का 90% भाग मध्य जून से सितंबर, यानी मिड जून से मिड सितंबर तक होता है। हमारे राज्य में कुल वार्षिक वर्षा का 90% भाग मध्य जून से मध्य सितंबर तक होता है। मानसून काल 40 से 80 दिन का होता है। 40 से 80 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 40 से 80 दिन का मानसून होता है। शुष्क एवं अर्धशुष्क वाले क्षेत्रों में, यानी शुष्क एवं अर्धशुष्क वाले क्षेत्रों में कौन से माह में? मई जून माह में तापमान कितने डिग्री हो जाता है? 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मई जून माह में तापमान 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और मृदा में नमी की कमी हो जाती है, जिसके कारण शुष्क खेती को अपनाया जाता है। जिसके कारण शुष्क खेती को अपनाया जाता है।
पहला कारण हो गया राजस्थान में शुष्क खेती अपनाने का। कौन सा कारण? जलवायु संबंधी कारण। यानी मानसून काल का 90% भाग मध्य जून से मध्य सितंबर तक हो जाता है और मानसून काल 40 से 80 दिन का ही होता है। मई जून के माह में क्या होता है कि भयंकर गर्मी पड़ती है। भयंकर गर्मी पड़ने के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ेगा तो मृदा में किसी कमी आ जाएगी। मृदा में किसी कमी आ जाएगी, नमी की कमी आ जाएगी, नमी कमी आ जाएगी। उस स्थिति में जो खेती करेंगे वो कौन सी खेती अपनाएंगे? ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती अपनाएंगे। अब दूसरा कारण पढ़ेंगे अपन मृदा संबंधी कारण। कौन सा कारण पढ़ेंगे? मृदा संबंधी कारण। ज्यादातर हमारे राजस्थान में बलुई मृदा पाई जाती है और बलुई मृदा में क्या होता है कि 95% तो बालू होती है और 5% क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिससे इन मृदाओं की उर्वरा शक्ति क्या होती है? कम होती है। और इन मृदाओं की जो जल धारण क्षमता होती है वो भी क्या होती है? कम होती है। जल धारण क्षमता कम होगी, नमी नीचे चली जाएगी, तो जिसके कारण क्या होगा? नमी की कमी आएगी और उस स्थिति में कौन सी खेती को अपनाया जाएगा? शुष्क खेती को अपनाया जाता है। देख लो बेटा, दूसरा मृदा संबंधी कारण। मृदा संबंधी कारण ये लिखो इसके बारे में। हमारे राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल में, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल में राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल में राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल में बलुई मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? बलुई मृदा। बलुई मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं की उर्वरा शक्ति, इन मृदाओं की उर्वरा शक्ति कम होती है। इन मृदाओं की उर्वरा शक्ति क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, इनमें 95% बालू व 5% कार्बनिक पदार्थ। कितने प्रतिशत? 5% कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। इन मृदाओं की जल धारण क्षमता भी, इन मृदाओं की जल धारण क्षमता कम होती है। यदि जल धारण क्षमता कम होगी तो जल कहाँ चले जाता है? नीचे वाले क्षेत्रों में चला जाता है और किसकी कमी हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है। जल धारण क्षमता कम होती है, जिसके कारण नमी का अभाव हो जाता है और उस स्थिति में जिसके कारण नमी का अभाव हो जाता है, जिसके कारण जिसके कारण राजस्थान में
शुष्क खेती को अपनाया जा रहा है, जिसके कारण राजस्थान में शुष्क खेती को क्या किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है। ये अपन ने प्रयोग पढ़ लिए, यानी दो कारण पढ़ लिए किसके, राजस्थान में शुष्क खेती अपनाने के कारण। शुष्क कृषि तकनीकी के द्वारा, देखो आगे थोड़ा सा, शुष्क कृषि तकनीकी के द्वारा, शुष्क कृषि तकनीकी के द्वारा मृदा नमी का संरक्षण करके, मृदा नमी का संरक्षण करके, मल्च का प्रयोग करके, मृदा नमी का संरक्षण करके, मल्च का प्रयोग करके, मल्च का प्रयोग करके, मल्च का प्रयोग करके, कार्बनिक खादों का प्रयोग करके, मल्च का प्रयोग करके, कार्बनिक खादों का प्रयोग करके, खेती की जा रही है। ये हुए दो कारण, राजस्थान में शुष्क खेती अपनाने के दो कारण। पहला पढ़ लिया जलवायु संबंधी कारण, और दूसरा पढ़ लिया अपन ने मृदा संबंधी कारण। अब तीसरा कारण पढ़ेंगे बेटा, फसल प्रबंधन संबंधी कारण। तीसरा कारण देख लो, फसल प्रबंधन संबंधी कारण। यानी फसल प्रबंधन यानी कहने का मतलब हमारे राजस्थान में किसानों को जानकारी का अभाव बहुत कम है। उस स्थिति में क्या करते हैं कि ऐसी फसलों का चुनाव कर लेते हैं जो लंबे समय पककर तैयार होती हो, उनको अधिक पानी की आवश्यकता होती हो, ऐसी वैरायटियों का चुनाव कर लेते हैं, ताकि जिसके कारण हमारे राजस्थान में शुष्क खेती को क्या किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है। देख लो, शुष्क एवं अर्धशुष्क वाले क्षेत्रों में, शुष्क एवं अर्धशुष्क वाले क्षेत्रों में, शुष्क एवं अर्धशुष्क वाले क्षेत्रों में किसान की जानकारी के अभाव में, यानी किसान जानकारी के अभाव के कारण, किसान जानकारी के अभाव के कारण, यदि उनको जानकारी पूर्णतः नहीं मिलने के कारण, लंबी अवधि वाली के कारण, लंबी अवधि वाली अधिक पानी चाहने वाली, अधिक पानी चाहने वाली, अधिक लंबी अवधि वाली और अधिक पानी चाहने वाली फसलों की खेती कर रहा है। खाने वाली फसलों की खेती कर रहा है। यदि इस तरीके से शुष्क खेती में किसान के अभाव में किन फसलों का बोएगा तो किसकी कमी आ जाएगी, अवधि वाली तथा कम उपज वाली फसलों की खेती क्या कर रहा है, जिससे किसानों को पर्याप्त उपज नहीं मिल पा रही है।
इससे किसानों को पर्याप्त उपज नहीं मिल पा रही है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, अधिक पानी जाने वाले और लंबी अवधि वाले जब इनको पानी नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में क्या आ जाएगी, उपज में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। हमें जो उपज मिलना चाहिए वो उपज नहीं मिल पा रहा है, इसलिए किसानों को यह अवगत कराना चाहिए। इसलिए किसानों को यह अवगत कराना चाहिए कि कम जलवायु वाली कौन सी कम जलवायु वाली व कम अवधि वाली फसलों को बुआई करनी चाहिए। इसलिए किसानों को यह अवगत कराना चाहिए कि कम जलवायु वाली व कम अवधि वाली फसलों की बुआई करनी चाहिए। ये हो गए 3 कारण। आज अपन ने 5वां लेसन स्टार्ट कर दिया था, शुष्क खेती वाला। शुष्क खेती होता क्या है, यानी शुष्क क्षेत्रों या कोई भी अर्ध शुष्क क्षेत्रों जहाँ पे वाष्पीकरण की जो मात्रा होती है, वाष्पीकरण की समझ लो या वाष्पोत्सर्जन की समझ लो, दोनों क्रियाएं होती हैं। वाष्पोत्सर्जन तो किससे होता है, प्लांट की पत्तियों से, और वाष्पीकरण किससे होता है, मृदा की सतह से। ये दोनों क्रियाओं की तुलना में प्राप्त जल की मात्रा से अधिक होती है, यानी जो टोटल जल है उससे अधिक ये दोनों क्रियाएं होती हैं। उस स्थिति में कौन सी खेती को अपनाया जाता है, शुष्क खेती की जाती है। शुष्क खेती को अपनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, शुष्क खेती कहते हैं। यानी सिंचाई का अभाव होगा और उस स्थिति में जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा, वो शुष्क खेती कहते हैं। आगे डेफिनेशन क्लियर। उसके बाद में असिंचित खेती। असिंचित खेती उसे कहते हैं कि क्या नाम से, कोई आर्द्र वाला क्षेत्र हो, बहुत ज़्यादा पानी वाला क्षेत्र हो, या कोई अर्ध आर्द्र वाला, थोड़ा कम आर्द्र वाला क्षेत्र हो। उसमें क्या होता है कि बिना सिंचाई के, कोई सिंचाई किए हुए जो फसल का उत्पादन किया जाता है वो असिंचित खेती कहलाती है। फिर उसके बाद में पढ़ने पड़ा कि राजस्थान में किन कारणों के कारण शुष्क खेती को अपनाया जा रहा है। 3 कारण पढ़ा दिए। पहला जलवायु संबंधी कारण, दूसरा मृदा संबंधी कारण और तीसरा फसल प्रबंधन संबंधी कारण। अब पढ़ेंगे बेटा शुष्क खेती के सिद्धांत, यानी शुष्क खेती के क्या सिद्धांत है। शुष्क खेती का पहला सिद्धांत पढ़ेंगे अपन, नमी संरक्षण का सिद्धांत। टॉपिक डालो, शुष्क खेती के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राई फार्मिंग। शुष्क खेती के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राई फार्मिंग। पहला जो सिद्धांत पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे नमी संरक्षण का सिद्धांत। नमी संरक्षण का मतलब यही होता है कि शुष्क खेती को सफल बनाने के लिए या अच्छी प्रकार से अपनाने के लिए या सफलता के लिए वर्षा की प्रत्येक बूंद का क्या करना है, हमें संरक्षण करना है। यानी वर्षा के जल को क्या करना है, इकट्ठा करके
उसे फसल उत्पादन के काम में लेना है, वो क्या कहलाता है? नमी संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अब नमी संरक्षण कैसे की जाए? पहला पॉइंट तो ये होगा कि मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ा दो। दूसरा पॉइंट होगा मल्चिंग का प्रयोग कर दो। तीसरा होगा पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन की हानि को क्या कर दो? कम कर दो। इन तीन कारणों के कारण हम नमी संरक्षण कर सकते हैं। पहला पड़ा कि जल धारण क्षमता, जैसे रबी की फसल कटती है तो खेत में गहरी जुताई कर दो। गहरी जुताई करने से क्या होगा? जैसे ही बारिश होगी और जैसे ही बारिश होगी, यदि अपन खेत की जुताई नहीं करेंगे तो पानी बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। लेकिन गहरी जुताई करने पे वो पानी को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन अवशोषण कर लेता है? उस जोत के द्वारा या उस मृदा के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर ले जाता है। नमी क्या हो जाती है? संरक्षित हो जाती है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण होगा मल्च का प्रयोग कर दो। मृदा की सतह से क्या होती है? वाष्पीकरण होता है, और उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? कोई जैसे घास फूस वगैरह है, फसल क्या उसे सेडेंटल वगैरह है, वो मृदा की सतह पे डाल देते हैं ताकि वाष्पीकरण की क्रिया क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी और नमी रुक जाएगी। कहने का मतलब मृदा के अंदर जल रुक जाएगा। तीसरा कारण पड़ेंगे पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन की हानि को कम कर दो। यानी जो प्लांट वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं उसको रोकने के लिए ऐसे रसायनों का छिड़काव कर दो ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाए? प्लांट के अंदर कम हो जाए। पहला सिद्धांत पढ़ेंगे बेटा नमी संरक्षण का सिद्धांत। नमी संरक्षण का सिद्धांत, इसके बारे में देखेंगे। शुष्क कृषि की सफलता के लिए, इसकी सफलता के लिए शुष्क कृषि देखो, शुष्क कृषि की सफलता के लिए, शुष्क कृषि की सफलता के लिए वर्षा की प्रत्येक बूंद को, वर्षा की प्रत्येक बूंद को, वर्षा की क्या करनी है? प्रत्येक बूंद को मृदा में संरक्षण व फसल उत्पादन में उसका पूर्ण उपयोग किया जा सके। प्रत्येक बूंद का, प्रत्येक बूंद का मृदा में संरक्षण करके फसल उत्पादन के लिए पूर्ण उपयोग किया जा सके। यानी शुष्क कृषि की सफलता के लिए वर्षा की प्रत्येक बूंद का मृदा में संरक्षण करो, और संरक्षण करने के बाद फसल उत्पादन के लिए उसका पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सके। इस हेतु निम्न उपाय अपना सकते हैं। यानी इसको जल को संरक्षण करने के लिए, इसके लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं, अपनाए जा सकते हैं। अब पहला उपाय क्या करेंगे? ताकि वर्षा का जल क्या हो जाए? मृदा के अंदर संरक्षित हो जाए, नमी क्या हो जाए? संरक्षित हो जाए। जैसे रबी की फसल कटती है, रबी की फसल कटते ही क्या कर दो? गहरी जुताई कर दो, और गहरी जुताई करने से क्या होगा? जैसे ही बारिश होगी तो बारिश का जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, और मृदा के द्वारा उसको क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उसका अवशोषण कर लिया जाएगा। पहला पॉइंट देखो, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना। मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना, यानी मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ा देंगे तो क्या करेंगे? देखो इसके बारे में, रबी की फसल कटते ही
रबी की फसल कटती खेतों में गहरी जुताई कर देनी चाहिए। खेतों में गहरी जुताई कर देनी चाहिए। यानी जैसे रबी की फसल कटती है तो खेतों में क्या कर देनी चाहिए, गहरी जुताई कर देनी चाहिए। जिससे क्या होगा, तथा क्या होगा, जुताई कर देनी चाहिए। और वर्ष में एक बार खेतों में क्या डाल देना चाहिए, गोबर की खाद डाल देनी चाहिए, कार्बनिक खाद डाल देना चाहिए। वर्ष में एक बार 8 से 10 टन कार्बनिक खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देना चाहिए। ये पढ़ लिया हमने पहला कार्य। खेत की गहरी जुताई कर देंगे, जल भी संरक्षित हो जाएगी, मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ डाल देंगे तब भी नमी बनी रहेगी। यानी कार्बनिक पदार्थ के अंदर क्या होता है, नमी को एब्जॉर्ब करने का या नमी अवशोषण की क्षमता होती है, जिससे क्या हो जाती है, नमी का संरक्षण हो जाता है। अब दूसरा कारण पढ़ेंगे बेटा अपन, मल्च का प्रयोग। किसका प्रयोग, मल्च का प्रयोग। दूसरा पढ़ लो, मल्च का प्रयोग। इंग्लिश में मल्च के प्रयोग में देखिए, वाष्पीकरण की हानि को रोकने के लिए मृदा की सतह से वाष्पीकरण की हानि को रोकने के लिए फसल अवशेष व घास फूस आदि से ढक देते हैं। यदि ये काम कर देंगे तो मृदा के अंदर क्या हो जाएगा, नमी संरक्षित हो जाएगी। ढक देना चाहिए। इस क्रिया को ही मल्चिंग कहते हैं। ये हो गया दूसरा कारण, मल्च का प्रयोग। अब अपन कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में चर्चा करेंगे लास्ट तीसरा कारण, यानी पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की हानि को क्या कर देना, कम कर देना। इस सभी के बारे में अपन कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। आज अपन ने 5वां चैप्टर स्टार्ट कर दिया, इसमें शुष्क खेती के बारे में पढ़ लिया और असिंचित खेती के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में राजस्थान में किन कारणों से शुष्क खेती को अपनाया जा रहा है इसके बारे में पढ़ लिया। और अब पढ़ रहे हैं हम शुष्क खेती के सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत पढ़ लिया अपन ने, नमी संरक्षण का सिद्धांत। कल पढ़ेंगे अपन शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का सिद्धांत। धन्यवाद।